नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट व ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड के लिए तैयार किया गया है, जो राजनीतिक विचारधाराओं के का पेपर है। इससे पहले की वीडियो में हमने अराजकतावादी समाज की रूपरेखा और संगठन के संदर्भ में चर्चा की कि राज्य की समाप्ति के बाद या वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना के बाद सामाजिक व्यवस्था की क्या रूपरेखा होगी या क्या उसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि अराजकतावादी व्यवस्था का अभाव नहीं, शक्ति का अभाव की बात करते हैं। और मार्क्सवाद जहां वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद में राज्य का और पूंजीपतियों का अंत करने के बाद में किसी सामाजिक व्यवस्था की बात नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में जो अराजकतावादी समाज के द्वारा जो ऐच्छिक समुदाय बनेंगे और वो छोटे स्तर से बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऐसे समुदायों का संगठन बनेगा, जो मनुष्य को उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी पूर्ति करेगा। लेकिन उनके अराजकतावादी समाज या उनके अराजकतावादी समाज की जो विशेषता रही, उनमें कहीं न कहीं ऐसे दोष हैं जिनके कारण न तो आज तक किसी भी विश्व के किसी भी देश में ऐसे अराजकतावादी समाज की स्थापना हो पाई है, क्योंकि वो शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और वो शक्तियां ऐच्छिक समुदायों को देने की बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐच्छिक समुदायों के द्वारा भी शक्ति का प्रयोग करके ही किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम अराजकतावाद की जो आलोचना की गई है उस संदर्भ में हम इन सारी सब चीज़ों का विस्तार से चर्चा करेंगे। अराजकतावाद यह मानता है कि मनुष्य स्वभावतः सद्गुण संपन्न है और यदि उसे कृत्रिम बंधनों से मुक्त व्यवहार की स्वतंत्रता प्राप्त हो तो वह अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, जैसा वह राजकीय बंधन के अंतर्गत नहीं कर सकता। इस आधार पर यह विचारधारा राज्य व कानून को समाप्त करना चाहती है, किंतु यदि व्यवहारिक दृष्टि से इस विचारधारा पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अराजकतावादी विचारधारा कल्पना की उन्मुक्त उड़ान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विश्व में आज तक वर्तमान समय तक कहीं भी अराजकतावादी समाज की जो कल्पना अराजकतावादियों द्वारा की गई है, ऐसा अराजकतावादी समाज किसी भी राष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाया है। और ये इस प्रकार ही ये कहा गया है कि अराजकतावादी विचारधारा कल्पना की उन्मुक्त उड़ान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इसकी आलोचना निम्न प्रकार से की गई है। अराजकतावादी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है। पहली जो आलोचना है कि अराजकतावादी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है। अराजकतावादियों द्वारा सहयोग व समानता पर आधारित एक ऐसे राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की कल्पना की गई है जिसमें मानवीय जीवन को कोई नियंत्रण नहीं होगा, मानवीय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा
किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस आदर्श समाज की स्थापना केवल स्वर्ग में ही संभव हो सकती है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि मनुष्य अपनी स्वार्थपरता और बर्बरता को छोड़कर एकदम से साधु व्रत कैसे हो सकता है। पारस्परिक द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा एकदम कैसे समाप्त हो सकती हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है कि अराजकतावादी समाज के विभिन्न समुदायों में पारस्परिक संघर्ष नहीं होगा। वास्तव में अराजकतावादियों द्वारा जो मतलब एक परियों की कहानी जैसी चमत्कार की कहानी का वर्णन किया गया है, जो व्यवहार में संभव नहीं है। E.M. जैनकर ने लिखा है कि अराजकतावाद अभी तक की गई मानवीय कल्पनाओं की महानतम भूलों में से एक है, क्योंकि जिन विचारों से यह आरंभ होता है तथा निष्कर्ष इसके द्वारा निकाले जाते हैं, वे मानवीय स्वभाव और जीवन की यथार्थता से नितांत विपरीत हैं। इसको अगर हम समझें कि अराजकतावादी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है, इसको हम सरल भाषा में अगर समझें तो ये कह सकते हैं कि राज्य और पूंजीवाद की समाप्ति के बाद में वर्ग विहीन और समाज विहीन की स्थापना और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से सहयोग और प्रेम और एकता से रह सकें, उसके लिए क्या व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को बनाने के लिए अराजकतावादियों ने एक अराजकतावादी समाज की रूपरेखा का जो विचार दिया है, उसको कल्पना की उन्मुक्त उड़ान के रूप में कहा गया है, जो अत्यधिक आदर्शवादी है। और उसके बारे में कहा गया कि ऐसा तो केवल स्वर्ग में ही संभव हो सकता है, क्योंकि राज्य की समाप्ति के, पूंजीपतियों की समाप्ति के बाद जो एकदम से राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा, और जो व्यक्ति पहले से ही घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा में जीवन जीता आ रहा था, एकदम से वो साधु व्रती कैसे हो सकता है, इसके बारे में अराजकतावादियों के पास कोई जवाब नहीं है। और वो केवल एक अत्यधिक जो आदर्शवाद की कल्पना है, वो एक कल्पना मात्र है ही विचारधारा है। इससे ज़्यादा बड़ी कल्पना किसी भी विचारधारा के द्वारा नहीं की गई है, और यही कारण रहा कि विश्व के किसी भी राष्ट्र में इस अराजकतावादी विचारधारा या अराजकतावादी समाज को नहीं अपनाया गया है। दूसरी आलोचना का जो बिंदु है वो है मानव स्वभाव द्विपक्षीय होता है। मनुष्य के स्वभाव में केवल दैवीय पक्ष ही नहीं होता है, मौलिक रूप से उसके स्वभाव में दो पक्ष हैं, स्वार्थी व निस्वार्थी। यानी कि स्वार्थ और परोपकार जैसे दोनों गुण उसके स्वभाव में निहित होते हैं। व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित भी उसके स्वभाव में निहित होते हैं। दैवीय और पार्श्विक गुण भी उसके स्वभाव में रहते हैं। किसी एक में एक ही पक्ष की प्रधानता होती है और किसी दूसरे में दूसरे पक्ष की, जबकि अराजकतावादियों ने मानव को स्वाभाविक रूप से सहयोगी प्रवृत्ति से संपन्न एक दैवीय प्राणी माना है, और ये धारणा उनकी त्रुटिपूर्ण है, गलत है कि मनुष्य केवल सद्गुणी है, सहयोगी है, और वो केवल प्रेम और सहयोग के आधार पर अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला ही प्राणी है। ऐसा नहीं है। मनुष्य के स्वभाव में दुर्गुण और सद्गुण दोनों पाए जाते हैं। ये उनकी आलोचना का दूसरा कारण बनता है। तीसरा जो बिंदु है उनके आलोचना के रूप में,
वो है मनुष्य के दुर्गुणों का कारण केवल राज्य व कानून ही नहीं है। क्योंकि अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य द्वारा या राज्य के कानूनों द्वारा जो मनुष्य पर या व्यक्तियों पर बंधन और परतंत्रताएं और दंड की यातनाएं जो दी गई हैं उसके कारण मनुष्य दुर्गुणी हो गया है, ऐसा सही नहीं है। ये कानून के द्वारा ही या राज्य के द्वारा ही मनुष्य में दुर्गुणों का विकास नहीं हुआ है। ये अराजकतावादियों की आलोचना का तीसरा बिंदु है। अराजकतावादियों का यह विचार कि मानव स्वभाव में जो दुर्गुण आए हैं या पाए जाते हैं उनके लिए राज्य व उसके कानून उत्तरदायी हैं, यह सही नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है। यह ठीक है कि राज्य के कुछ दोषपूर्ण कानूनों के कारण व्यक्ति को अन्याय सहना पड़ता है। शासकों के अत्याचारों का मानव स्वभाव पर बुरा असर भी पड़ता है, परंतु यह कहना कि मनुष्य के सभी दुर्गुणों के लिए राज्य उत्तरदायी है, यह पूर्णतया गलत है। व्यवहारिक अनुभव यह बताते हैं कि मानव चरित्र की अनेक कमियों के लिए राज्य तथा कानून से कहीं अधिक उत्तरदायी समाज, कुटुंब, शिक्षा, रीति रिवाज और उसके संस्कार ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अतः राज्य तथा उसके ज़्यादातर कानून मानव स्वभाव के दोषों के जनक न होकर उसके सुधारक के रूप में ही होते हैं। चौथा जो अराजकतावाद की आलोचना का बिंदु है, अराजकतावादियों में स्वयं में विरोधाभास है। अराजकतावादी विचारधारा में कई विरोधाभास हैं और उनकी मानव स्वभाव संबंधी धारणा में तो अनेकों विरोधाभास पाए जाते हैं। इस विचारधारा के अनुसार सामान्य मानव अत्यधिक निस्वार्थ, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम व सेवा की भावनाओं से संपन्न होता है, किंतु शासक के रूप में यह मानव संपूर्ण रूप से स्वार्थपूर्ण, दुराचारी, असहयोगी, अत्याचारी हो जाता है। यह एकदम से परिवर्तन कैसे हो जाता है, इसको वो बताने में या उसको समझाने में असफल रहे हैं। यह ठीक है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है, परंतु यदि मौलिक रूप से मानव एक दैवीय प्राणी है तो जनमत की शक्ति या जनमत के बल, शिक्षा के प्रभाव तथा नैतिक चेतना के आधार पर शासकों के स्वभाव व स्वरूप को उसी प्रकार से बदला जा सकता है जिस प्रकार अराजकतावादी राज्य का अंत करके मानव के दैवीय गुणों को जागृत करने की आशा करते हैं। अराजकतावादी इस बात का उत्तर नहीं दे पाते कि यदि सर्वसाधारण जनता के चरित्र में सुधार हो सकता है तो शासकों के स्वभाव में सुधार क्यों नहीं हो सकता, या उनके शासकों के चरित्र में क्यों नहीं सुधार हो सकता, जब वो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में एक अच्छा, सद्गुणी, सदाचारी, निस्वार्थी, परोपकारी, सहानुभूति और प्रेम से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। तो शासक बनने पर वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसका उत्तर देने में अराजकतावादी असफल रहे हैं। और यदि सर्वसाधारण जनता के चरित्र में सुधार हो सकता है तो शासकों के चरित्र में भी सुधार किया जा सकता है। विशेषकर प्रजातंत्र में जहाँ शासक वर्ग सर्वसाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे सुधार की आशा उनके द्वारा प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों के में की जा सकती है। अगली जो आलोचना का बिंदु है, राज्य एक बुराई नहीं, सभ्य जीवन की अनिवार्यता है। अगर राज्य एक बुराई के रूप में ही होता तो वर्तमान समय तक किसी भी विश्व के किसी भी देश में राज्य का अस्तित्व नहीं बचा होता। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने राज्य के संदर्भ में कहा है कि राज्य का जन्म या उत्पत्ति
मानव के जीवन के लिए हुआ है और उसका आज तक या वर्तमान समय तक उसका विकास निरंतर रूप से होते रहने का कारण यह है कि वो मनुष्य के जीवन को उत्तरोत्तर विकास की तरफ ले जाने वाला कार्य करता है। तो जो अराजकतावादियों की विचारधारा के अनुसार उनकी आलोचना का बिंदु है वो राज्य एक बुराई नहीं, सभ्य जीवन की अनिवार्यता है। राज्य के संदर्भ में अराजकतावादी दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। अराजकतावादी राज्य को शक्ति के प्रतीक व दमन और शोषण की संस्था ही मानते हैं, परंतु वे राज्य के लोक कल्याणकारी पक्ष की अनदेखी करते हैं। जब राज्य शक्ति का प्रतीक हो जाता है तो वह दमन व कष्टों का साधक बन जाता है, किंतु जब राज्य शक्ति का प्रयोग नियंत्रित रूप से लोक कल्याण के लिए करता है तो राज्य लोक हित में वृद्धि का एक उपयोगी साधन सिद्ध होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य उपयोगी सिद्ध भी हुआ है और राज्य तो एक सभ्य जीवन की एक आवश्यक अनिवार्यता है। और अरस्तु के शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, किंतु वही जब बिना कानून या राज्य तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तो वो सबसे अधिक निकृष्ट बन जाता है या हो जाता है। इसलिए अराजकतावादियों की आलोचना का जो पांचवा बिंदु है वो है राज्य बुराई नहीं, सभ्य जीवन की एक अनिवार्यता है। छठी जो आलोचना का बिंदु है वो है अराजकतावादियों का इतिहास का जो अध्ययन है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक आधार पर राज्य को समाप्त करने की बात अराजकतावादी कहते हैं, लेकिन वो उनका जो विचार है वो त्रुटिपूर्ण है। और ये जो आलोचना का बिंदु है अराजकतावादियों का इतिहास का अध्ययन त्रुटिपूर्ण है माना गया है। अराजकतावादियों का आरोप है कि राज्य के द्वारा कभी भी कोई महान या अच्छा कार्य नहीं किया गया और राज्य ने मानव का नैतिक विनाश ही नहीं किया। यह आरोप सही नहीं है। वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास राज्य की सत्ता के अंतर्गत ही हुआ है। प्रोफेसर सेले ने कहा है, मानवता के इतिहास में जो कुछ भी अच्छी व प्रशंसनीय वस्तु आज तक हुई है वह केवल शासित व संगठित समाज में ही हो पाई है या हुई है। और जो इतिहास के आधार पर अराजकतावादियों ने कहा है कि इतिहास राज्य ने कभी भी कोई महान और अच्छा कार्य नहीं किया है, केवल मानव के नैतिक विनाश का कार्य ही राज्य द्वारा किया गया है। यह उनका विचार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी गलत है और उनकी आलोचना का बिंदु है। सातवीं आलोचना का जो बिंदु है वो है अराजकतावादी परोक्ष रूप से शक्ति को स्वीकार करते हैं। एक तरफ वो शक्ति का विरोध करते हैं, व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं, या शक्ति के विरोधी हैं, व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अराजकतावादी भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से शक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आदर्श समाज की स्थिति की जो कल्पना उन्होंने की है उसमें ऐच्छिक समुदायों और फिर जिला समुदायों, फिर राज्य समुदायों, फिर राष्ट्रीय समुदायों और अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय समुदायों या संघों की बात की गई है। और उनमें भी कहीं शक्ति का प्रयोग होगा और जो उनके नियमों को नहीं मानेगा उनको वो बहिष्कृत करने की बात करते हैं। तो उस आदर्श समाज में भी कहीं न कहीं शक्ति को वो अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं, जिसकी उन्होंने कटु शब्दों में आलोचना की है या उसके विरोधी हैं। एक और तो अराजकतावादी कहते हैं कि व्यक्ति पर ही किसी प्रकार का बंधन या अंकुश नहीं होना चाहिए,
किंतु दूसरी ओर वो अराजकतावादी समाज या आदर्श समाज की व्यवस्था का भार ऐसे संघों को सौंपना चाहते हैं जो वर्तमान राज्य के कार्य करेंगे और इनकी आज्ञाओं का के पालन न करने वालों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और शक्ति के आधार पर उनको बहिष्कृत किया जाएगा। फिर भी यह संभव नहीं है कि इन समुदायों में कार्य एक मत होकर किए जाएं। स्वाभाविक रूप से बहुमत अल्पमत पर अपने निर्णय थोपेगा ही। इस प्रकार संघों में संगठित समाज में भी शक्ति व बल का अभाव नहीं है। जिस आदर्श समाज की या अराजकतावादी समाज की कल्पना अराजकतावादियों द्वारा की गई है वो भी शक्ति व बल पर ही आधारित होगी। वो उसमें भी शक्ति व बल का अभाव नहीं होगा, जिसका विरोध अराजकतावादी विचारकों ने अपने दर्शन में किया है। ये भी उनकी आलोचना का बिंदु है। अगली जो आलोचना का बिंदु है वो है अराजकतावादियों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अराजकतावादी स्पष्ट रूप से यह बताने में असमर्थ हैं कि राज्य के नष्ट होने पर समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होगी। जैसे ऐच्छिक संघों को संगठित करने वाली कौन सी सत्ता होगी तथा अनेक व्यक्तियों विशेष रूप से विभिन्न समुदायों में झगड़ों का निराकरण कैसे किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से अराजकतावादी बताने में असफल हैं। यदि विवादों को समाप्त करने की शक्ति व दंड देने की व्यवस्था किसी संघ विशेष को दी जाएगी तो वो राज्य व उस संघ में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। यदि मनुष्य में एक दूसरे के साथ व्यवस्थित संबंध स्थापित करने की उतनी क्षमता होती जितनी अराजकतावादी सोचते हैं तो राज्य और उससे संबंधित संस्थाएं बहुत पहले अनुपयुक्त या अनुपयोगी सिद्ध होती और अब तक या वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा होता। तो इस प्रकार से अराजकतावादियों का आलोचना का जो 8वां बिंदु है वो है अराजकतावादियों का स्पष्ट कोई उद्देश्य नहीं है। 9वीं आलोचना जो है वो अराजकतावादियों की, क्योंकि वो धर्म का विरोध करते हैं और धार्मिक आडंबरों को समाप्त करने की बात करते हैं और धार्मिक पाखंडों की आलोचना करते हुए कहते हैं, बाकुनिन तो ये यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर बहुत कुछ जार के समान था और जार ईश्वर के समान था, दोनों ही अत्याचारी थे। और प्रोदा कहते हैं कि चर्च न्याय का शत्रु है, ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी है तथा कायरता है, ईश्वर ढोंग व झूठ है, ईश्वर अत्याचार और विपत्ति है, ईश्वर अशुभ है। और पता नहीं धर्म के बारे में उनकी कितनी घृणा उनके द्वारा फैलाई गई है। लेकिन अराजकतावादियों की आलोचना का जो बिंदु है वो धर्म एक घृणास्पद वस्तु नहीं है, उसको केवल प्रयोग करने वाले व्यक्ति ही बुरे हो सकते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, धर्म में कोई बुराई नहीं है। धर्म के जो पुरोधा हैं या उसके प्रवर्तक हैं वो घृणास्पद होते हैं, उनके द्वारा बुरे कर्म किए जाते हैं, तो उसमें धर्म का कोई दोष नहीं होता है। और इस संदर्भ में हम अराजकतावादी धर्म को समाज के धनिक वर्ग के हाथ निर्धनों के शोषण का साधन मानते हैं। यह सत्य नहीं है। यह सही है कि अनेक राष्ट्रों में धर्म के नाम पर शोषण किया है, लेकिन उसके लिए धर्मगुरु और धार्मिक कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो मानवीय नैतिकता का पोषक है। मानव के भौतिक पक्ष के समान ही आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और वो
आध्यात्मिक पक्ष धर्म के माध्यम से ही उनकी पूर्ति की जा सकती है या उनकी पूर्ति होती है। इसलिए दोष धर्म में नहीं है। धर्म के जो पुरोधा हैं, धर्म गुरु हैं या उन धार्मिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा पाखंड और अत्याचार किए जाते हैं, तो उसमें धर्म का कोई दोष नहीं मानते। ये उसकी आलोचना का नवा बिंदु है। और अंतिम आलोचना का जो उनका बिंदु है वो है अराजकतावादियों का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण दोषपूर्ण है, क्योंकि अराजकतावादी स्वतंत्रता, एकता और प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो उनके मुख्य अंग माने जाते हैं। लेकिन अराजकतावादियों का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण दोषपूर्ण माना गया है। और इस संदर्भ में अराजकतावादी कानून तथा स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं और उनका विचार है कि राज्य के प्रत्येक कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। हो सकता है कुछ कानूनों में ऐसा संभव हो, पर सामान्यतः राज्य तथा कानून की सत्ता के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा या अस्तित्व ही संभव नहीं होगा। कानून स्वतंत्रता का रक्षक होता है और कानूनों के कारण ही सर्वसाधारण द्वारा स्वतंत्रता का उपभोग संभव हुआ है। और इस संदर्भ में सिसरो कहते हैं कि स्वतंत्र रहने के या स्वतंत्र होने के लिए ही हम बंधन में रहते हैं। अगर हमें स्वतंत्र रहना है तो हमें कुछ सीमाओं में या कुछ बंधनों में रहना ही होगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अराजकतावादी विचारधारा एक ऐसी आदर्शात्मक कल्पनात्मक विचारधारा है जिसे व्यवहारिक रूप देना असंभव है। अराजकतावाद की अव्यवहारिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि अब तक किसी भी और कहीं भी अराजकतावादी व्यवस्था को विश्व में नहीं अपनाया गया है। इसलिए अराजकतावादी आलोचनाओं का जो पक्ष है वो महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी दूसरी विचारधारा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार आप सभी का धन्यवाद।